हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड LT इंग्लिश 2024 की तैयारी और अगर आपको करना है क्वालिफाई ये एग्ज़ाम, तो बिना देर किए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए खूब सारा कंटेंट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मेल ID। ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम लिंक कुछ लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं मुझे, अपनी प्रॉब्लम्स आप मेल के थ्रू भेज सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक पे आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, और भी कई इंपॉर्टेंट PDFs और नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आज की वीडियो में आपके सभी कमेंट्स का आंसर दे रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कमेंट है, जिसके पास BEd और CTET नहीं है वो नहीं भर सकता क्या? जिसके पास BEd CTET नहीं है वो नहीं भर सकता ऑब्वियसली। मैम, मैं गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर हूँ, मैंने फॉर्म में 10% और 60% दोनों में टिक किया है, मैंने सही किया है या गलत? प्लीज़ आंसर मी। दोनों में टिक करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी फ्यूचर में? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि 10% आपका विभागीय होता है जिसमें थोड़ा सा कट ऑफ कम जाती है। 60% ओपन है, आप इसमें भी फाइट कर सकते हैं। अगर आपने NOC लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो सर्विस है वो जुड़ेगी अगर आपने NOC लिए। बाकी आपको पे प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा अगर आपने NOC ले रखी है, तो यहाँ पर दिक्कत कोई नहीं आने वाली आपको। मैम, मेरे EWS सर्टिफिकेट में डेट नहीं है, बट ये 23-24 का है, क्या मैं इस वाले से फॉर्म भर सकती हूँ? फॉर्म भर सकते हैं आप इस वाले से, लेकिन आप अगले सेशन का भी बना लीजिए, क्योंकि कभी कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगले सेशन का भी मांगा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉमेंट है, हेलो मैम, BEd की डेट ऑफ पासिंग ईयर पूछ रहे हैं, वहाँ पर कौन सी डेट आएगी? मैंने 2010 में किया है, बट रिज़ल्ट में कुछ करेक्शन करवाकर रिज़ल्ट बनाकर 2021 की डेट। ठीक है, तो आप 2021 की डेट डालिए। करेक्शन हम उसमें 10 साल बाद भी करा सकते हैं, 5 साल बाद भी करा सकते हैं, तो जब भी करेक्शन होता है तो वो करेक्शन की डेट डाल देते हैं। तो आप जो करेक्शन की डेट है वही डेट फिल करेंगे। राजस्थान से हैं बट डोमिसाइल के कारण फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें? देखिए, राजस्थान वाले तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं जब उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किया हो, या फिर उनके पेरेंट्स किसी सरकारी जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें नॉन ट्रांसफरेबल जॉब में हो यहाँ पर, तभी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद फिर से, मैम मैं गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर हूँ, मैंने 10% 60%, आई थिंक इसका मैंने आंसर कर दिया ऑलरेडी। SST से फॉर्म फिल करने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? SST से फॉर्म करना है तो आपके पास होना चाहिए सबसे पहले इको, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, और एक और सब्जेक्ट है यहाँ पर ज्योग्राफी। तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप SST का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, नमस्ते मैम, 12th में हिंदी नहीं था बट BA ऑनर्स में संस्कृत एज इलेक्टिव सब्जेक्ट था, वो भी 2 सेमेस्टर, तो LT हिंदी के लिए भर सकते हैं। LT हिंदी के लिए आपको 12th में संस्कृत ज़रूरी चाहिए, ये मांगा है उन्होंने क्वालिफिकेशन में, तो दिक्कत आएगी। मैम, आई हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट बट नॉट एबल टू सेलेक्ट एनी चॉइस फ्रॉम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी। रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास डोमिसाइल है तो, यहाँ पर अगर डोमिसाइल नहीं है तब उसकी ज़रूरत है। मैम, मैंने हिंदी से BA किया और फिर संस्कृत से ओपन यूनिवर्सिटी से 12th किया है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ? बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। म्यूज़िक LT का फॉर्म कैसे भरें? फॉर्म के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देखें। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, मैम जी, जैसे कि मेरा पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश है, क्या मैं इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस दोनों में डाल सकता हूँ? देखिए, डाल आप दोनों में सकते हैं, लेकिन अगर पेपर एक ही दिन होता है और एक ही शिफ्ट में होता है तो आप पेपर कैसे देंगे, ये वाला सवाल है। तो अगर पेपर अलग अलग दिन होता है तब तो आपका जो है वो चल जाएगा, लेकिन अगर पेपर एक ही दिन होता है तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है 2 फॉर्म भरने में। बाकी ऐसा कोई अभी तक मैंने कहीं पर लिखा हुआ नहीं देखा कि 2 फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, तो ये आप आयोग की मेल पे भी जाकर पूछ सकते हैं इस चीज़ को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मैंने पहले सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स BA MA में था, फिर मैंने हिंदी से BA किया और 12th संस्कृत से ओपन यूनिवर्सिटी से किया, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? देखिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन ही समझ में नहीं आ रही कि पहले आपने सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स में BA में थे, फिर हिंदी से BA किया और 12th संस्कृत से ओपन। ठीक है, हाँ, हिंदी से BA किया है और 12th से संस्कृत से ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, तो आप भर सकते हैं फॉर्म। मैम, इन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कॉलम CBSE वाले बच्चे यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट वाले
कॉलम में दिल्ली भरें या उत्तराखंड। देखिए, अगर आपने उत्तराखंड से किया तो उत्तराखंड भरिए, दिल्ली से किया है तो दिल्ली से भरें, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड दोनों जगह, उत्तराखंड में भी कई सारे सीबीएसई के स्कूल हैं और दिल्ली में भी हैं। उसमें बेसिकली आपको स्टेट फिल करना है। मैम, मैंने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नेम रजिस्टर नहीं किया है, बट मैंने एलडी का फॉर्म विदाउट रजिस्टर करके दे दिया है। मेरा फॉर्म फिल हो गया है, 16/18 को करेक्शन की ज़रूरत है, प्लीज़ रिप्लाई। बहुत कंफ्यूज हूँ। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नेम 1 अप्रैल 2024 से रजिस्टर करें या कभी भी। देखो, अगर आपने डोमिसाइल उत्तराखंड का डोमिसाइल लगाया है तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मैं साइंस साइड की हूँ और कि जैसे मेरा सीटेट क्लियर है, बट उसमें बाय मिस्टेक सेकंड लैंग्वेज संस्कृत चूज़ हो गई थी, तो उसमें आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि साइंस साइड वाले संस्कृत ले सकते हैं या नहीं। देखिए, सेकंड लैंग्वेज अगर आपकी सीटेट में रही है संस्कृत, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज वालों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट साइंस वालों के लिए दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा भी आपने लिखा है कि मेरे नेम में केएम नीता कुमारी है, तो मैं फॉर्म में नीता कुमारी से अप्लाई कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, केएम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, केएम से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैम, मेरा बीए में लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश है और बीएड में इंग्लिश और एसएसटी है, सीटेट में हिंदी और संस्कृत है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका इंग्लिश चला आ रहा है, तो आपने इंग्लिश लेना चाहिए था सीटेट में भी, तो मे भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो। आधार कार्ड भी तो चेंज, ये पता नहीं क्या कमेंट किया हुआ है। मेरे 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स में नेम के आगे केएम लिखा हुआ है, लेकिन ग्रेजुएशन और बीएड में नहीं। इससे केएम से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कुमारी को वैसे भी अब हटा ही देते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स में। मैम, आपने कहा था कि 2 सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट एक और यूट्यूब चैनल से पता चला कि ओनली 1 सब्जेक्ट से भरना है, आयोग ने साफ साफ कहा है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्या करूं मैम, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, अगर आपने 2 सब्जेक्ट से भर दिया है और कहीं पे भी आयोग ने अगर ऐसा कहा है, अगर लिखित में आपको कहीं पर भी ऐसी कोई लाइन दिख रही है कि आयोग ने ये कहा है कि आपको एक ही फॉर्म भरना है, अदरवाइज़ फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप एक ही फॉर्म भरिए। एक फॉर्म को आप अपना ऑलरेडी कैंसिल कर दीजिए या रिजेक्ट कर दीजिए, बट अभी तक मैंने कहीं पर ऐसा नहीं देखा। और वैसे भी 2 फॉर्म भरने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम एक ही दिन होता है, तो आप एक ही फॉर्म भरिए। मैम, मेरे माताजी का नेम हाई स्कूल में राधा बोरा है और इंटर में राधा देवी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल दिक्कत होगी आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा नाम के संबंध में, अदरवाइज़ वहाँ पर दिक्कत करेंगे। तो एफिडेविट आप पहले से बना कर लेके जाएं कि नाम जो है दोनों मार्कशीट्स में चेंज है, दोनों डॉक्यूमेंट्स पे चेंज है। मैम, मेरा बीएड यूटेट 2 क्लियर है। मेरा बीए में हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। इंग्लिश तीनों ईयर में था। इंग्लिश के लिए एलिजिबल हूँ? येस, यू आर एलिजिबल। मैम, मैं ओबीसी से हूँ, बट मेरी शादी जनरल कास्ट में हुई है और मैंने मैरिज सर्टिफिकेट भी बना लिया है, आधार कार्ड सारा चेंज करा लिया है, और क्या मैं शादी से पहले वाला ओबीसी यूज़ कर सकती हूँ? देखिए, ओबीसी के लिए फॉर्मेट दिया है कि लेटेस्ट इतने साल पुराना ओबीसी होना चाहिए। अगर आपका शादी के बाद भी ओबीसी बन जा रहा है तो आप क्या कहते हैं, उस ओबीसी को यूज़ कर सकते हैं। वैसे ओबीसी कैटेगरी के अगर आप 10th से हैं तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आप यूज़ कर सकती हैं उसे। मैम, मेरा 2013 का बीए जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी हैं। मैं 2015 में मैंने बीएड किया और उसमें एसएसटी के लिए मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, जिसके लिए मैंने दोबारा यूओयू से बीए किया। मेरे सब्जेक्ट्स हिंदी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस हैं। तो मैम, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ? अगर फॉर्म फिल करने के टाइम क्या कौन ऐड करूँ, 2013 वाला या यू? देखो, अगर आपको एसएसटी से करना है तो आपका पहले वाला बीए तो लगेगा नहीं, तो आप बाद वाला ही बीए ऐड करके चलेंगे। फिज़िकल एजुकेशन का नहीं हो रहा है। फिज़िकल एजुकेशन का फॉर्म बाकी लोगों का तो भर रहा है, आई डोंट नो आपका कैसे नहीं भर रहा है। क्या जिसके सीटेट यूटेट में 90 से कम है और वो जनरल की सीट में नहीं आ पाएगा, चाहे उसकी मार्कशीट जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा आए हों? कन्फर्म। देखिए, 90 से कम जो कैटेगरी वाले हैं, जिन कैटेगरीज़ के लिए 75 क्वालिफाइंग होता है, अगर उन्होंने सीटेट और यूटेट में सिर्फ 75 स्कोर किया है, 90 स्कोर नहीं किया, तो वो जनरल की कट ऑफ में नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट अपनी कैटेगरी की कट ऑफ में आएंगे। हेलो मैम, मेरा सभी डॉक्यूमेंट्स में नेम सेम है, आधार कार्ड में सरनेम लगा है, आगे चलकर कोई आधार कार्ड चेंज हो जाता है, आप आधार कार्ड में अमेंडमेंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैम, हमारे बीएड का रिज़ल्ट आ चुका है बट मार्कशीट नहीं आई है, तो हम बीएड की मार्कशीट की इशू डेट क्या डालें?
देखो आप मार्कशीट जल्द से जल्द जो है निकलवाइए अपनी, नहीं तो आप अपने बीएड डिपार्टमेंट में पता करिए कि क्या डेट डालकर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मैम माई यूटेट 2 2013 क्वालिफाइड है एंड माई सीटेट 2 2018 क्वालिफाइड है, व्हाट शुड आई मेंशन इन फॉर्म। देखो कोई भी मेंशन कर लो, दोनों भी मेंशन कर सकते हो। जब ये मैंने फिल किया था बहुत पहले तो मैंने दोनों मेंशन किए थे, मेरे भी दोनों क्वालिफाइड थे, तो दोनों भी मेंशन कर सकते हैं। अगर एक ही को चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है तो जिसमें ज़्यादा मार्क्स है उसको चूज़ कर लो। मैम मैंने 2022 में सीटेट की एग्ज़ाम दिया था और रिज़ल्ट मार्च 2023 में आया था, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर्म में 4th ऑप्शन में 3rd पॉइंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी जॉब का हो या आर्मी वाला ही होना चाहिए। अगर और कोई पोस्ट ऑफिस में है तो क्या ऑप्शन क्लिक करें। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए नॉन ट्रांसफरेबल जॉब में, ऐसी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसमें आप अपने आप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते उत्तराखंड के स्टेट से। जैसे THDC जो है, THDC में जो भी काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो अपने आप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते THDC से बाहर, क्योंकि THDC टिहरी में है, तो वो लोग अपने आप को ट्रांसफ़र बाहर नहीं कर सकते उत्तराखंड के, तो उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो ट्रांसफरेबल जॉब है उसमें नहीं कर सकते आप कुछ, लेकिन अगर उत्तराखंड में ही जॉब रहेगा ज़िंदगी भर तो उस स्थिति में आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म। 31 मार्च को EWS सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है, क्या LT के फॉर्म भरने के लिए वैलिड होगा। वैलिड होगा फॉर्म भरने के लिए, लेकिन आपको नेक्स्ट भी बनवा लेना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। फॉर्म करेक्शन में नेम भी चेंज हो सकता है क्या, और सीटेट पासिंग ईयर भी। देखिए सीटेट पासिंग ईयर तो चेंज हो जाएगा आपका, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन में हम नेम वगैरह डालते हैं उनको पहले से ही UKSSC चेंज नहीं करता था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आगे फॉर्म आप करेक्शन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इन्होंने अपना सिस्टम चेंज कर दिया हो और आपकी जो बेसिक रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल है वो भी ये चेंज कर रहे हों। तो इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको पता करके कम्युनिटी टैब या जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें मैं आपको बता दूंगी। मैम ड्राइंग वालों को भी यूटेट चाहिए क्या। ड्राइंग वालों को यूटेट नहीं चाहिए होता है। इसके बाद मैम प्लीज़ टिहरी विस्थापित हूँ और स्थायी निवास देहरादून का है, लेकिन अभी हम OBC के अंडर आए हैं और मैंने OBC का डॉक्यूमेंट बनवाया है, तो वर्क करेगा ना। स्थायी निवास और OBC अलग अलग जगह के होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखो अगर आपका स्थायी निवास टिहरी का है या स्थायी निवास देहरादून का है और टिहरी मतलब OBC आपका टिहरी का है, तो आप अपना जो विस्थापित होने का डॉक्यूमेंट है वो लगा सकते हैं साथ में, क्योंकि टिहरी वाले तो पूरे ही एरिया में विस्थापित हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, देहरादून में काफ़ी लोग गए हैं, हरिद्वार में काफ़ी लोग गए हैं, तो आप उसके साथ में अगर विस्थापित होने का कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो भी साथ में लगा सकते हैं, तो आपका OBC मान्य होगा। क्यों नहीं होगा, मूल तो आप वहीं के हैं। मैम चेक करना है जॉब में येस और NOC डालने के बाद नो और देखो अब ये नहीं आ रहा है, तो आप चेक करें और अपना फॉर्म दोबारा फिल करें। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं पर सीटेट घर पर आया है पोस्ट से, सर्टिफिकेट लगेगा सीटेट का, इसमें भी UK से बाहर हूँ। देखो अभी तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो आप फ़ोटो मंगवा सकते हो अपने घर से। मैम उत्तराखंड का डोमिसाइल कितना पुराना चल जाएगा। उत्तराखंड का डोमिसाइल जितना भी पुराना है चल जाएगा। मैम पेपर 1 और पेपर तो एक ही दिन में होता है। हाँ तो पेपर एक ही दिन में होता है, इसी वजह से आपसे 2 फॉर्म नहीं भरिए बोल रही हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है 2 फॉर्म फिल करने का अगर पेपर एक ही दिन, क्योंकि हमेशा से एक ही दिन होता आया है। मैम मेरा फॉर्म गलत हो गया था, मैंने कैंसिल कर दिया, क्या मैं दोबारा सेम Gmail ID से और फ़ोन नंबर से फॉर्म फिल कर सकता हूँ। हाँ अगर आपने कैंसिल कर दिया है तो आप सेम Gmail ID और फ़ोन नंबर यूज़ करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आंसर देने की कोशिश की आपके सभी क्वेश्चंस, आपके सभी क्वेरीज़ की। फॉर्म भरने में बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना फॉर्म फिल करें, क्योंकि अप्रैल आ चुका है और बहुत जल्दी आपकी लास्ट डेट हो जाएगी, फिर करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप लोग अपना फॉर्म फटाफट भरें और करेक्टली अपना फॉर्म आप सभी लोग भरें। इसके साथ ही अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़ होती हैं तो आप इस वीडियो के नीचे उन क्वेरीज़ को डालिए। मैं कोशिश करूँगी कि फिर एक और वीडियो बना पाऊँ आप लोगों के लिए, अगर क्वेरीज़ ज़्यादा हुई तो। सो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।